हेलो गाइस, आई एम तमन्ना और आज हम डिस्कस करेंगे इधर पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। सबसे पहले हम पियाजेस थ्योरी का मतलब मीनिंग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके एक्सपेक्ट को जानेंगे कि मतलब पियाजे का कौन सा एस्पेक्ट क्या था बच्चों के लिए, एलिमेंट्स, और उस मतलब पियाजे की थ्योरी किस बात पे बेसिस है। उसके बाद जानेंगे इसकी स्टेजेस को, और स्टेजेस को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फिर इसके स्टेजेस के बारे में। यहाँ तक मैंने नोट कर लिया है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ से मैं आपको फिर मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, और इसको थ्योरी को करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताऊँगी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए डियर, अगर आपको कोई भी मतलब अगर यूँ लगता है कि मैंने कोई मेन पॉइंट छोड़ा है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब आप डिसलाइक क्यों करें। आप डिसलाइक कर रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि कोग्निटिव का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में जो हमारा भौतिक विकास होता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास भी जिसको बोलते हैं, वही हमारा कोग्निटिव विकास होता है। अब भौतिक और संज्ञानात्मक तो इसकी वर्डिंग हो गई कि हम इसे भौतिक विकास भी बोल सकते हैं और संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनका मीनिंग जानते हैं अब क्या है। भौतिक और संज्ञानात्मक का मीनिंग है कि मतलब मेंटल स्किल्स। मेंटल स्किल से क्या मतलब है, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी हो गई, आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सभी क्या हैं, ये आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। डेवलपमेंट बहुत सारे तरीक़ों से होती है बच्चे। जैसे आपकी फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, मतलब कि जो आप फिजिकल यानी कि आप जो ग्रोथ करते हैं, आपका वेट है, हाइट है, एवरीथिंग, और फिर बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट आता है, जिसके बेसिस पे हम पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि वाइगोस्की ने दिया था अपना सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आती है इमोशनल डेवलपमेंट। वो मतलब ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट के, मैं इनको अलग से एक थ्योरी में बताऊंगी। ठीक है, मतलब वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर बताते हैं, बढ़ते हैं हम आगे फिर अपने उस पर। पियाजेस एक्सपेक्ट ऑन चिल्ड्रन क्या था, पियाजे का एक्सपेक्ट, चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, यानी कि वो ये मानते थे कि बच्चे हैं वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब कि क्या है वे मतलब यूँ नहीं है कि बच्चे पैसिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है बच्चे। एक्टिव का मीनिंग है कि आप मतलब सीख रहे हैं, खुद से करके सीख रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है लर्न बाय डूइंग, यानी कि खुद से करके सीखेंगे वो। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जितना वो सीखेंगे, जितना वो देखेंगे, उतना ही वो सीखेंगे। आप किसी भी बच्चे को नोटिस कीजिएगा, एक्चुअल में वो क्या करता है, हर एक चीज़ को खुद से करने की कोशिश करता है। और पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है जी, मतलब कि उनको हर एक चीज़ अपने हाथ से करके देखनी होती है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये थ्योरी एक्सप्लेन करी कि बच्चे क्या है, खाली स्लेट की तरह होते हैं। मतलब कि उनको यही नहीं पता होता कि जो टीचर पढ़ाएगा वही सबके लिए मतलब बेटर रहेगा, और बच्चे को पहले से कुछ नहीं पता होता है ना, वो कुछ एक्टिव मतलब एक्टिविटी करता है, वो बस खाली वही सुनता है, वही देखता है जो टीचर उसे कहता है। पर ऐसा नहीं है। पियाजे का एक्सपेक्ट था कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज हैं, वो खुद अपनी नॉलेज बनाते हैं, वो करके देखते हैं हर एक काम को, और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन मेन आता है, वो है कि मतलब बच्चों की थिंकिंग सेम रहती है, यानी कि जितना बड़ा सोचते हैं बच्चे भी उतना ही सोचते हैं। ठीक है, बस उनका मतलब टाइप अलग है। जैसे बच्चे सोचेंगे कि मुझे आज खेलना है, मुझे ये खिलौना नहीं मिला, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज होगी जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसमें बच्चों को ये रहता है कि मुझे आज खाने में क्या खाना है। तो उनकी अपनी टेंशन है, जैसे बड़ों को अपनी टेंशन है, वैसे ही छोटों को भी अपनी टेंशन है अपने काम की और अपने मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की। ठीक है, तो उनका क्या मानना था कि बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना बड़े से सोचते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में एक दो बार पूछा भी गया है। इस थ्योरी के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी पियाजे से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं अब। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑन विच पियाजे फोकसेस, यानी कि एलिमेंट्स हैं कुछ जो पियाजे ने एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनको। एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, यानी कि इनके ऊपर इनकी थ्योरी बेसिस थी। ठीक है, अब सोशल इंटरेक्शन को भी पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी है, पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जैसे कि वाइगोस्की का क्या मानना था
कि बच्चे हैं वो समाज से ही सीखेंगे। बच्चे जितना इंटरेक्शन करेंगे समाज से ही उनका सब कुछ मतलब जो भी होगा उनका डेवलपमेंट होगा, सोशल होगा, इमोशनल होगा, कोग्निटिव होगा, वो सभी समाज से होगा। पर इन्होंने कंसिडर किया है सोशल इंटरेक्शन को, ऐसा नहीं कि इन्होंने कंसिडर ही नहीं करा है। ठीक है, कुछ मतलब लोग कहते हैं कि प्याजे ने इनको इंक्लूड ही नहीं किया सोशल इंटरेक्शन को, पर बच्चे उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अब उसके बाद मैच्योरिटी और हेरिडिटी। अब मैच्योरिटी और हेरिडिटी का से क्या मतलब है? मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, यानी कि जो आपकी एज के साथ आती है। हेरिडिटी यानी कि जो आपका वशानुक्रम बोलते हैं इसको, यानी कि जो आपको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको मिला, आपसे आपके बच्चों को मिलेगा, वो होता है हेरिडिटिकल ट्रांसफ़र, यानी कि जो जीन्स होते हैं जिनके यूनिट। ठीक है, अब इक्विलिब्रेशन क्या है कि संतुलित होगा बच्चा। ठीक है, इनके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरीज को दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट क्या है कि लैंग्वेज को इन्वॉल्व नहीं किया प्याजे ने। कुछ लोग मतलब आप लोगों में से बहुत सारों को मिसकंसेप्शन होगा कि उन्होंने हेरिडिटी इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन को नहीं इन्वॉल्व किया, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने लैंग्वेज को इन्वॉल्व नहीं किया, उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी है बच्चे। ठीक है, एक दो बार ये क्वेश्चन भी आया है कि एलिमेंट्स ऑन विच प्याजे डजंट फोकसिस, तो बहुत सारे बच्चे आप में से सोशल इंटरेक्शन करके आएंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे नोट है। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स प्रॉपर बना के दे रही हूँ। ठीक है, आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाइए, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अभी तो मतलब मैं थोड़े से नोट्स बनाने में ही बिज़ी हूँ आप लोगों के लिए प्रॉपर। ठीक है, तो PDF भी मिल जाएगी आपको, पर मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेजेस दी हैं प्याजे ने। अब मैंने इनको याद कैसे किया है, देखिए सबकी अपनी शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चे, आपकी भी कुछ होंगी, तो मैं अपनी बता देती हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप ये कीजिए, ये ट्रिक अपना लीजिए। अगर आपको और कोई अच्छी लगती है तो आप उसके मतलब अपना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप मेरी ट्रिक फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सुनीता पांडे कांट फेल। यहाँ पे आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, जैसे सुमन हो गया, पर बात यह है कि एस से शुरू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सुनीता ऐसे कैजुअल में लिख दिया है, मेरी फ्रेंड एक सुनीता, तो उसके नाम पे मैंने लिख दिया है। पांडे का यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे पी था। ठीक है, कांट फेल, सुनीता पांडे कांट फेल। ठीक है, ये होगी अपनी ट्रिक। अब इसको देखिए क्या करते हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज पहले थी कि ऑपरेशनल पहले थी कि कॉन्क्रीट पहले थी। ठीक है, कि फॉर्मल उसके बाद थी, तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन के लिए है बच्चे, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जितने भी कीवर्ड है ना, उनको हमेशा याद रहेंगे आपको। वो हमेशा जैसे एग्जाम टाइम पे बिल्कुल आप एकदम से क्वेश्चन में फंस गए हो, तो सबसे ज़्यादा हेल्प आपको यही चीज़ें करेंगी। ठीक है, तो देखते फिर एस से क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। पी से क्या बनेगा, प्री ऑपरेशनल। सी से क्या बनेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और एफ से क्या बनेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है वो कितनी होती है, 0 से 2 साल तक हो रहती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। अब इनको स्टेजेस को मैं आगे एक एक करके और डिस्क्राइब करूँगी। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 साल के लिए होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से 15 साल तक के लिए होती है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इनकी जो स्टेजेस बताई हैं प्याजे ने, उनके अकॉर्डिंग 15 साल तक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि ठीक है। और हर बच्चे का पैटर्न एक ही रहता है, मतलब कि पहले वो सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, फिर प्री ऑपरेशनल में, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यानी कि उनका डेवलपमेंट है वो एक टाइप से फिक्स ही हो गया। ऐसा नहीं कह सकते हैं आप, मतलब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप, बच्चे का पैटर्न यही रहेगा कि पहले वो सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर वो जाएगा वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर सेंसरी मोटर स्टेज से, यानी कि 0 से 2 साल की जो एज होती है उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। चाइल्ड लर्न थ्रू देयर सेंसेस। सेंसेस यहाँ पे क्या है, जैसे बच्चे की जो आँख होती हैं, कान होती हैं, ईयर होती है, स्मेल, टच, फील, इन सब चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। एवरीथिंग वट एवर ही शी वुड सी, ट्राई टू टच, टेस्ट, फील एट्सेट्रा। यहाँ पे मैंने पॉइंट ये क्यों कंसिडर करा है, जैसे कि आप किसी भी छोटे बच्चे को देखते हैं, वो क्या करता है, वो हर चीज़ को मतलब भाग के टच करने की कोशिश करेगा, उसको फील करने की कोशिश करेगा कि चीज़ें दिखती कैसी हैं, इनको टेस्ट में कैसी हैं। आप चाहे मतलब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि मतलब बोलते हैं कि बच्चों को तवे से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका हाथ जल जाएगा।
अगर एक बार उनका हाथ जल गया तो फिर वो लाइफ टाइम में उसको टच करने के लिए डरेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि बच्चे को ये नहीं पता होता, वो हमेशा टच करके देखना चाहता है बच्चे को, वो टेस्ट करेगा। जैसे कि आपने उसे बोल भी दे दी तो वो पहले मुंह में डाल के देखेगा पहले कि इसका टेस्ट कैसा। उसे ये थोड़ी पता है कि खानी है कि नहीं खानी, तो जो सेंसेस हैं वही उसके टीचर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस थ्योरी के, मतलब इस स्टेज के, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी। कब आ जाएगी? 0 से 2 साल तक इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। मतलब यूँ नहीं है कि आप 1 महीने के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, पर यूँ है कि 2 साल के होते होते स्टेज के आते आते आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है आप में। जैसा कि इसमें सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कौन से स्टेज में आ जाते हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है, मैं इनको डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि जैसे कि उसकी बॉल थी, उसका कोई टॉय था, तो पहले क्या करते हैं आप, जैसे एकदम से हाथ में लेके और उड़ा देते हैं कि चिड़िया ले गई। पर अब क्या करेगा बच्चे को ये पता है कि उसकी चीज़ें यहीं पे हैं। 2 साल तक आते आते वो मतलब इन चीज़ों को भूलेगा नहीं कि उसकी मतलब चीज़ थी, वो चिड़िया ले गए, ऐसे वो मानेगा नहीं। उसको याद रहेगा कि मेरी कोई चीज़ थी। एक बार मान भी गया, थोड़ी देर बाद फिर से कहेगा कि मेरा टॉय कहाँ गया, मेरी बॉल कहाँ गई, ठीक है। दूसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि आपको कोई गोल दे दे कि आपको इसे अचीव करना है, हर हाल में इसे अचीव करना है। जैसे कि बच्चे को बोल दिया, जैसे पहले 1 साल तक रहता है तो उसे इतना नहीं पता होता, जैसे कि मतलब कि किसी चीज़ को फॉलो करना है। जैसे डॉगी के साथ होता है कि आपने बॉल फेंकी और डॉगी उसके पीछे पीछे जाएगा और फिर वापस लेके आएगा, तो वो उसका गोल हो गया। आप लोगों का गोल है कि बीसी टेट क्लियर करना है, तो आप उसके मतलब बेसिस पे आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बुक्स भी ले आए होंगे, प्रीवियस ईयर ले आए होंगे, कुछ लोग वीडियो सुन रहे होंगे। तो ये क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। बच्चे के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है कि जैसे उसका खिलौना कहीं है तो वो उसको मतलब भाग के उसको लेगा, ठीक है। ये उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। अब बात आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो अब इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज सबसे पहले कौन कौन सी होती है, 2 से 6 साल तक होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है बच्चे। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब और क्या एक्सपेक्ट है ये भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्टेजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ से आपको, ठीक है। मतलब कि आपको हर एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है। इन स्टेजेस में जो मेन पॉइंट्स हैं वो अच्छे से कवर होने चाहिए आपको। सबसे पहले क्या है कि इसमें देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट है वो हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले इसमें क्या है कि सिंबॉलिक थॉट आते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिंबॉलिक थॉट। अब सिंबॉलिक थॉट का क्या मतलब है, जैसे कि आप सिंबल से ही जान रहे हैं, सिंबल का क्या मतलब होता है। सिंबल का मीनिंग होता है हमारा किसी भी चीज़ का आप सिंबल बना दे। जैसे कि मैं अभी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। ये क्या बन गया हमारा, ये है मैंगो। आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। एप्पल भी, एप्पल कैसे बनता है, हाँ ये हो गया एप्पल। ये है मैंगो, ये है एप्पल। हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि एप्पल का ऐसा है और मैंगो का ऐसा है। यार मेरी ड्राइंग सही में मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है, तो कर प्लीज़ आप मतलब समझ लें कि ये मैंगो है, अज्यूम कर लें, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट से सीखेगा। सबसे पहले बच्चे को जब हम 2 साल के हो जाता है तो उसे क्या सिखाते हैं, जैसे कि हम उसके लिए बुक्स भी लेके आते हैं जो बच्चों के लिए आती हैं। जैसे काउंटिंग सिखाने के लिए उसको हम बोलते हैं कि ये 1 एप्पल है, ये 2 एप्पल है। ये एप्पल का मतलब पिक्चर दिखा के उसे बोलते हैं कि ये क्या है, ये एप्पल है। ये जो येलो कलर का है और जो ऐसे गोल गोल है वो क्या है, वो मैंगो होता है, ठीक है। तो सिम्बल्स के थ्रू सीखेगा बच्चा, सबसे ज़्यादा सिम्बल्स के थ्रू सीखेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, अब इरिवर्सिबिलिटी से मतलब है कि वो इरिवर्सिबल, यार पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट रुको। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि देखिए, सबसे पहले रिवर्सिबल का मीनिंग समझिए आप। तो रिवर्सिबिलिटी का देखिए, यहाँ से रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग समझिए। रिवर्सिबल क्या है कि आप चीज़ों को बैक कर सकते हैं, वो होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है कि आप चीज़ों को पीछे नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इरिवर्सिबिलिटी का बच्चों के लिए क्या मीनिंग है इधर, मतलब ये तो समझेगा वो कि जैसे दूध से आइसक्रीम बनती है, ठीक है, ये बात उसको अच्छे से समझ में आएगी। पर जैसे दूध से आइसक्रीम बनती है वो बात ठीक है,
पर वो ये नहीं समझेगा कि दूध से मतलब फिर से दूध मतलब आइसक्रीम से फिर से दूध बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंगो शेक का एग्जांपल लगा लो, बच्चे बहुत पीते भी हैं गर्मियों में। तो वो यूँ तो समझेगा कि मैंगो से मैंगो शेक बन गया, पर ये नहीं समझेगा कि मतलब यार क्या एग्जांपल देने हो, सॉरी 1 मिनट रुको, दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप ज़ूम कीजिए। हाँ, जैसे आप घर में ईंट देखते हैं, जैसे घर बनता है जब ईंट देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, ईंट या फिर मटका लगा लीजिए आप, पानी पीने वाला जो मतलब गाँव में तो खास करके बनते ही हैं, शहरों में तो ख़त्म हो गए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा कम ही यूज़ होते हैं। बोतल लगा लीजिए पानी की, वो प्लास्टिक की बनी होती है, तो प्लास्टिक से बोतल तो बनेगी, पर उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मतलब जो बोतल बन गई है वो उससे फिर से प्लास्टिक बन सकता है। जैसे ईंट है, ये मिट्टी की है, तो अब मिट्टी से अपन ने ईंट बना ली, ठीक है, पर ये नहीं समझेगा कि ईंट से दोबारा भी मिट्टी बन सकती है। ये चीज़ें उसके लिए थोड़ी सी नई हो जाएंगी, ठीक है, इन चीज़ों को वो कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि वो बस एक ही डायरेक्शन में सोच सकता है कि इस चीज़ से ये चीज़ बन गई, पर वो रिवर्स नहीं जा सकता है कि इस चीज़ से ये भी बन जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसट्रक्टिव थॉट। अब देखिए ट्रांसट्रक्टिव थॉट क्या है। अब ट्रांसट्रक्टिव थॉट क्या है, ट्रांसट्रक्टिव है मतलब लॉजिकल थॉट नहीं है। ट्रांसट्रक्टिव का मीनिंग होता है लॉजिकल थॉट नहीं होना, नॉट सो लॉजिकल। अब नॉट सो लॉजिकल और लॉजिकल थॉट में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं आप। अब ट्रांसट्रक्टिव थॉट क्या होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं, जैसे कि जब हनुमान की मूवी आई थी तो उसमें दिखा रखा था कि मतलब सूरज येलो येलो कलर का होता है, तो बच्चा यही सोचेगा कि अगर उसके बॉल भी येलो है, उसका जो सन है हमारा वो भी येलो कलर का शाइन कर रहा है सुबह सुबह, तो मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं। या फिर वो यूँ भी कंसिडर कर सकता है कि हमारा जो बल्ब होता है वो वाइट कलर का होता है, जो हमारा मून होता है वो भी वाइट होता है, तो मतलब मेरी बॉल भी मतलब जो हम कई जो लाइट होते हैं वो गोल आती हैं और चांद भी गोल है, तो मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि मेरी मतलब कुछ भी लगा लीजिए आप, वो लॉजिकल थॉट नहीं होता है, पर वो अपने आप में मग्न रहता है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, अब उसको ये समझ नहीं होती है कि ये मतलब वो कुछ भी एज्यूम करता है अपनी साइड से। ठीक है, जैसे कि वो एज्यूम करता है कि बॉल भी गोल है और चांद भी गोल है, यानी कि इन दोनों में मतलब वो है एक मिनट रुके। हाँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम ट्रेन में बैठ के चलते हैं, पिछले वाले एग्जांपल को आप कंसिडर इन मत कीजिए प्लीज़। ट्रांसट्रक्टिव थॉट से हम याद आते हैं लॉजिकल थॉट। जैसे कि बच्चा है और हम ट्रेन या फिर बस में या ट्रैवल कर रहे हैं, आप कार में लगा लीजिए, तो आप क्या होता है कि पेड़ अपने को पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, चल रही है अपनी गाड़ी पर बच्चे को पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, पेड़ तो मतलब जड़ के साथ वहीं पे स्थिर रहते हैं, यानी कि वो घूम फिर नहीं सकते हैं, फिर ऐसा थॉट क्यों आया, क्योंकि हमारी गाड़ी मूव कर रही है और बच्चे में इतनी समझ नहीं है कि वो ये समझ सके कि मतलब इसमें और मतलब ये लॉजिकल थॉट नहीं हुआ ना कि पेड़ चल रहे हैं। ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, अभी एनिमिज्म क्या है कि निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव समझेगा। जैसे कि बच्चा जब किसी चीज़ से टकरा के गिर जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, चींटी मर गई है। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बहुत ज़्यादा बार दिया होगा, और एक्चुअल में हम चुप भी हो जाते थे उस टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि हमें यूँ लगता था कि कोई बात नहीं, अगर मतलब हमें चोट लगी है तो इसको भी चोट लग गई फिर से, तो अब थोड़ी सी संतुष्टि हो गई है मुझे कि इसको भी चोट लग गई है अब। ठीक है, तो फिर वो चुप हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये एनिमिज्म है कि वो मतलब सजीव और निर्जीव में डिफरेंस नहीं कर पाता है कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, वो उसे बोलते हैं एनिमिज्म। फिर से देखिए, मैं इन सारी स्टेजेस को आपको रिवाइज करवाऊंगी लास्ट में। ठीक है, एक मतलब प्रॉपर वे में रिवाइज करवा दूंगी, अभी आप इनको अलग अलग समझिए। नेक्स्ट स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होते हैं हमारी 7 से 12 साल तक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बच्चे में लॉजिक आ जाता है, लॉजिक आ जाएगा। अब लॉजिक आ जाएगा, 1 मिनट, मतलब लॉजिक आ जाएगा तो किसके लिए आ जाएगा, वो खाली उन्हीं चीज़ों के लिए आएगा जिनको वो देख सकता है, यानी कि टच कर सकता है। जैसे ये पेन है तो इन चीज़ों को वो टच कर सकता है, तो इसके लिए मतलब लॉजिक आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे मैथ्स का लगा लीजिए आप कि
बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करनी होती हैं अपने को कि वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो उन चीज़ों को तो वो समझ सकता है ना, खाली उन चीज़ों को वो मतलब देख थोड़ी सकता है, फील थोड़ी कर सकता है। तो उसमें क्या है, लॉजिक उन्हीं चीज़ों के लिए आएगा। कॉन्क्रीट का क्या मतलब रहता है, जिन चीज़ों को वो टच कर सकता है, ठीक है। कॉन्क्रीट का क्या मतलब रहता है कि जिन चीज़ों को टच कर सकता है उन्हीं चीज़ों के लिए उसमें लॉजिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इंडक्टिव थॉट। इंडक्टिव का क्या मीनिंग होता है, इंडक्टिव थॉट का मीनिंग होता है कि आप एग्जाम्पल टू रूल चल रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल, मतलब सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कॉमन बताया जाता है, उन्हीं से फिर रूल डिक्लेयर करे जाते हैं आपके, ठीक है। तो वो होता है इंडक्टिव थॉट। इंडक्टिव थॉट बहुत अच्छा होता है, और हम जब पढ़ाने में यूज़ करते हैं तो भी इंडक्टिव थॉट ही सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, कि आपको कोई नया रूल बताने से बढ़िया है कि आपको उस चीज़ के बारे में पहले से चीज़ें दिखाई जाए, कि ये देखिए आपकी मतलब जैसे एरिया समझाने से पहले किसी भी बच्चे को उसकी टाइल्स वगैरह कुछ दिखा दी जाए, कि देखिए ये इसकी लंबाई है ये वाली, और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये होगी इंडक्टिव थॉट। यानी कि आप पहले चीज़ दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद उसका एरिया निकालना सिखा रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा, फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये हो जाएगा फिर इंडक्टिव थॉट, ठीक है। अब दूसरा क्या बात है, इसमें कंजर्वेशन आ जाती है। अब कंजर्वेशन का क्या मतलब रहता है, अब देखिए कंजर्वेशन का मीनिंग रहता है कि वो थोड़ा बहुत डिफरेंस करने लग जाएगा। जैसे कि आपने ये चीज़ें दे दी, एक तो आपने 10 रुपये के नोट दे दिया, ठीक है, 1 रुपये 10 रुपये का ये नोट हो गया। दूसरी बार आपने मतलब इसकी जगह सिक्के रख दिए, तो अब ये समझेगा कि 10 रुपये का नोट और 10 के सिक्के बराबर ही हैं, वो इन चीज़ों के लिए लड़ेगा नहीं। पहले वाले स्टेज तक क्या होता था, सिंबॉलिक थॉट तक या फिर सेंसरी में तो इतनी समझ नहीं होती, मतलब हमारी दूसरी स्टेज कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल। तो उस तक क्या समझेगा बच्चा कि जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है मतलब उसको वो ज़्यादा मानेगा। ऐसे ही आप जूस में भी एग्जांपल लगा सकते हैं। अगर किसी का गिलास मतलब चौड़ा है नीचे से और एक बच्चे का गिलास लंबा है, तो वो क्या कहेगा कि मुझे लंबा वाला ही गिलास चाहिए क्योंकि उसमें जूस ज़्यादा है। इस स्टेज तक आते आते वो कंजर्व करने लग जाता है चीज़ों को कि हाँ ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, इन दोनों में एक ही अमाउंट आती है, तो इनमें एक डिफरेंस नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो क्लासिफिकेशन करने लग जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होती है, अब क्लासिफिकेशन होती है जैसे कि ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ऐसे क्लासीफाई करने लग जाएगा, ठीक है। जिन चीज़ों को वो देख सकेगा पर खाली उन्हीं को क्लासीफाई करेगा, कलर के बेसिस पे डिफाइन करने लग जाएगा, मतलब कि कैटेगरी में डिवाइड करने लग जाएगा। अगर आप उस बच्चे को बोलोगे कि ये मतलब ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, एक चीज़ें ऐसे हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को फिर डिफ्रेंशिएट करने लग जाएगा कि मतलब जो स्क्वायर और क्यूब को शायद हो सकता है वो एक ही कैटेगरी में रख दे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रही हैं, तो देखने के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे, तो उनको अलग अलग करने लग जाएगा। जैसे आपने बहुत सारी बॉल रख दी अलग अलग कलर की, और आप बोलेंगे कि इन्हें डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर के एज्यूम कीजिए, अगर ब्लू कलर की हैं तो उनको अलग कर देगा, ग्रीन को अलग कर देगा, येलो को अलग कर देगा, तो वो ऐसे अलग अलग करने लग जाएगा, ठीक है। स्टेज में यहाँ तक ही है। अब बात करते हैं फिर से मतलब और क्या पॉइंट आते हैं इसमें, और पॉइंट आते हैं इसमें, हमारी नेक्स्ट स्टेज है फिर वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए यहाँ तक पेज कवर हो गया है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कितने से कितने ईयर्स तक रहती है, 11 से 15 साल तक रहती है बच्चे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या है, इंडक्टिव थॉट आ गया था हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक हमारा डिडक्टिव रूल आ जाता है। डिडक्टिव क्या होता है, अब डिडक्टिव थिंकिंग मतलब कि अब बच्चे को आपको ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्क्वायर है, तो आप मतलब उसको स्क्वायर भी साथ टाइल दिखा रहे हैं, अब वो चीज़ों को समझने लग जाएगा। जैसे आप पहले L/B एरिया बता देंगे किसी चीज़ का, और फिर उसके बाद उसके एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो समझने लग जाएगा, ठीक है। ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की पहली रूल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि आप चीज़ों को जो नहीं देखते हैं उनको भी वो मतलब समझने लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना आप। जैसे कि
आप यूँ बोलें कि भाई मास कितना है किसी भी चीज़ का, तो मास को तो आप कंसिडर कर सकते हैं, पर जब भी कंसिडर कर सकते हैं जब आपके सामने कोई चीज़ होगी। और अगर आपको बोलें कि एक चीज़ इतने की वेट की है और एक चीज़ इतने वेट की है, तो आप उन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। ठीक है, कि हाँ भाई आप अज्यूम कर लेंगे अपने माइंड में, एक पिक्चर बना सकते हैं आप इस स्टेज तक। ठीक है, वो हो जाता है। अब इसके बाद देखिए फिर एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मतलब डिडक्टिव रूल किस स्टेज तक आ जाते हैं, तो वो किस स्टेज तक आएंगे, आपके फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तक। ठीक है, अब इन चीज़ों का क्या करते हैं, मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको सारी स्टेजेस के बारे में एक एक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें डिडक्टिव रूल आ जाता है और चीज़ों को बिना देखे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं उसको। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, मतलब टच नहीं कर सकते हैं, या फिर कई बार देख भी नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और पहली क्या थी, कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट में क्या होता है कि आप उन्हीं चीज़ों को समझ और देख सकते हैं जो आपके सामने होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, जो चीज़ें आपके सामने नहीं होते फिर भी आप उनको समझते हैं। ठीक है, तो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। और जो लास्ट स्टेज है ये हाईएस्ट डेवलपमेंटल स्टेज है, यानी कि प्याजी ये मानते हैं कि 15 साल तक बच्चे का ओवरऑल, एक मिनट देखिए यहाँ से, 15 साल तक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। उसमें डिडक्टिव रूल आ जाता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है। ठीक है, यानी कि अब देखते हैं, अब यानी कि वो एरिया, वॉल्यूम, रीजनिंग सब कुछ समझेगा अपने, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक आते आते। ठीक है, अब बात करते हैं द सारी स्टेजेस के बारे में। एक बार मैं लिख लेती हूँ सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल, थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और जो फोर्थ है हमारी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ, थर्ड, 2, 1। ठीक है, तो चलिए अब इनको देखते हैं अलग अलग से। सबसे पहले क्या है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में, सेंसिस के थ्रू सीखेगा बच्चा। ठीक है, सेंसिस के थ्रू सीखेगा। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी। एक मिनट में नोट कर लेती हूँ इनको, आपको क्लियर, एक मिनट में कोशिश करती हूँ कि साथ साथ आपको क्लियर भी हो जाए। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और जो लास्ट है वो है हमारी डेफर्ड इमिटेशन। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, शायद मुझसे पॉइंट छूट गया डेफर्ड इमिटेशन बताना। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक थॉट, और क्या है, इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तक हमारा क्या आता है, फिर लॉजिक आने लग जाता है। इस स्टेज में लॉजिक शुरू हो जाता है। हम यूँ नहीं कहते कि पूरी तरह से लॉजिक आ जाता है, पर लॉजिक आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है एक टाइप से। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉन्क्रीट थिंकिंग, फिर है इंडक्टिव थॉट, इसमें लास्ट स्टेज में क्या है, फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। दूसरा क्या है, डिडक्टिव रूल आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ये है सारी इसकी रिवाइज समरी है इनकी चीज़ों की। ठीक है, सबसे पहले सेंसरी स्टेज है। सेंसरी स्टेज में क्या आ जाते हैं, बच्चे सेंसिस के थ्रू सीखेंगे। सेंसिस के थ्रू क्या है, जैसे कि आपकी आँख, कान, नोज़, ईयर फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी सभी सेंसिस है। तो सेंसिस के थ्रू सीखेगा कब, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, यानी कि अब बच्चा रोएगा। जैसे कि आपको मतलब एक बार आप उसके सामने से, जैसे ये पेन है, ये पेन गायब कर देंगे तो एक बार तो भूल जाएगा, पर थोड़ी देर बाद उसे याद आ जाएगा कि मेरा पेन भी था, तो वो ढूंढेगा उस चीज़ को, अब वो भूलेगा नहीं। ठीक है, 2 स्टेज तक आते आते आपको ये टेंडेंसी आ जाती है। तीसरी बात क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, यानी कि अब बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगेगा कि अब अपने बॉल फेंकी तो वो उसकी तरफ दौड़ेगा उसको मतलब लेने के लिए। ठीक है, डेफर्ड इमिटेशन क्या है, डेफर्ड इमिटेशन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, शायद मैंने ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया था।
डेफर्ड इमिटेशन होती है कि आप देखते होंगे बच्चों को, मतलब कि जैसे कि आपने कभी कोई मेकअप वगैरह किया या फिर आप मतलब डैडी की शेव वगैरह करते हुए देखते हैं, तो छोटे बच्चे किसी दिन यूँ नहीं कि उसी दिन मतलब दोबारा से करके देखेंगे वो। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड का क्या मतलब होता है, थोड़ा लेट, यानी कि जिस दिन आप घर पे नहीं होंगे या फिर आप इधर उधर होंगे और बच्चा किसी और दिन मतलब आपको इमिटेट करे। इमिटेट करना क्या होता है, नकल होता है। डेफर्ड क्या होता है, कुछ समय के बाद नकल करना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। अब दूसरी स्टेज आती है इसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या हो गया, सेंसेस के थ्रू सीखेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, डेफर्ड इमिटेशन करेगा। ये 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म क्या है, वो दूसरे का एस्पेक्ट नहीं समझेगा, ठीक है। उसने यूँ बोल दिया ना कि जैसे कि मैं ही हूँ, मेरी ही दुनिया है, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, उसकी सारी दुनिया वो खुद में ही है। जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि पापा मेरे साथ खेलें तो फिर पापा और कहीं नहीं जाएंगे ऑफिस में, वो यूँ नहीं समझेगा कि फिर मतलब ज़रूरी है ऑफिस में जाना, वो यूँ समझेगा कि बस तू ही तू है। मतलब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होएगा। ईगो सेंट्रिज्म का ये मतलब, ईगो का क्या मतलब रहता है, अहम। सेंट्रिज्म यानी कि खुद से, यानी कि सेंटर यानी कि खुद को ही सेंटर मानेगा बच्चा, उसके लिए पूरी दुनिया ही वह है, वही है खाली, ठीक है। सिंबॉलिक क्या है, सिंबल्स आइकन्स को देख के सीखेगा। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, इरिवर्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है, यानी कि रिवर्स करके नहीं देख सकेगा। जैसे कि ये तो समझेगा कि मतलब दूध से आइसक्रीम बन रही है, पर आइसक्रीम से दूध बनेगा ये नहीं समझेगा। या फिर आप मटका लगा लीजिए, प्लास्टिक की बोतल लगा लीजिए, तो ये तो समझेगा कि इससे बोतल बन गई है, फिर ये नहीं समझेगा कि मतलब मटके से दोबारा मतलब बोतल से दोबारा से प्लास्टिक भी बन सकता है। तो इतना थॉट उसमें नहीं आया है अभी तक, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि सजीव और निर्जीव में, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ये स्टेज कितने से कितने साल तक होती है, ये है 2 से 6 साल तक, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितने, 2 से 7 साल। अब 7 से 6 होती है ये, हाँ 2 से 6, और ये होती है 11 से 12, 7 से 11 होती है ये, और ये होती है 11 से 15 साल तक, ठीक है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या मीनिंग है इसका, एक तो उसमें लॉजिकल थॉट आ जाएगा, ये नो नहीं कि लॉजिक कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे यूँ है कि अगर मतलब कई बार क्वेश्चन भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दिखाऊंगी इससे रिलेटेड। उसमें क्या है कि मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मीनिंग ये है कि बच्चा लॉजिक लगाने लग जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत लॉजिकल सेंस क्रिएट हो जाती है। यूँ नहीं कि वो कम्प्लीटली डेवलप कर लेता है, पर उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात क्या है, कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट का क्या मतलब होता है, जिस चीज़ों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे ईयरिंग है, आप इसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। पेन है, कॉपी है, नोटबुक है, जिनको वो टच कर सकेगा उन्हीं के बारे में वो खाली सोच सकेगा, ठीक है। इंडक्टिव थॉट क्या है, इंडक्टिव थॉट यह है कि आप पहले एग्जांपल देते हैं किसी चीज़ का, यानी कि सबसे पहले आप उसको अगर टाइलें वगैरह दिखाते हैं तो आपको एरिया समझाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट एरिया बोलोगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप पहले उसे एग्जांपल दोगे और फिर उसके बारे में बताओगे तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। अब बात आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। यहाँ तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, यानी कि 11 से 15 साल तक के बच्चे में कंप्लीट थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। अब इसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, यानी कि जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकता है वो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डिडक्टिव रूल आ जाते हैं, यानी कि पहले आप रूल भी बताएं और फिर उसके बाद उस बच्चे को एग्जाम्पल देंगे तो वो कंसिडर करेगा, वो समझने लायक हो जाएगा इस स्टेज में, ठीक है। तो चलिए, अभी वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो पियाजे का सेकंड पार्ट बचता है हमारा स्कीमा। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्कीमा क्या है, अब इसकी स्कीमा के भी 2 स्टेजेस में हो सकता है, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आप कोई भी मतलब डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर मेरा पढ़ाने का मेथड में अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो वो भी बताइए। आप यूँ चाहते हैं कि मैं मतलब नोट्स पहले से प्रिपेयर कर लूँ और फिर आपको डायरेक्ट समझा दूँ तो वो भी ठीक है, और अगर आप यूँ कहें कि साथ साथ बताते चलूँ मैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि नोट्स प्लीज़ अपने बनाइए साथ साथ, तो उससे क्या होगा कि अगर आपका हाथ साथ साथ चलेगा तो आप मतलब चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाएंगे और आप रिवाइज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और नेक्स्ट उसमें क्या वीडियो में क्या करेंगे, हम अपनी पियाजे की जो सेकंड मतलब वो है पार्ट है उसको पूरा करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको सारे करवाऊंगी पियाजे से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं। सीटेट इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं आता है बच्चे, आप 2 से 3 महीने में इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अपनी मार्कशीट डाली हुई है, ठीक है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है,
उसमें मतलब बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब यूँ नहीं कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन करी या कुछ। हाँ, पर यूँ है कि प्रीवियस ईयर के लिए या फिर उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। बच्चे आप 2-3 घंटे वीडियो देख रहे हैं, वो आपका अलग टाइम है, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है उसके साथ साथ। मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ जब से, ठीक है। और इसके बाद मैं अपनी टाइम टेबल पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो और फिर प्रैक्टिस शुरू करें। साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ अपने चैनल पे, तो ठीक है। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस प्लीज़। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।